रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो मैंने इंटरनेट की अलग अलग गहराइयों से निकाली हैं। ये रेडिट कन्फेशंस, फोरम्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली गई हैं। लोग कहते हैं ये सच्ची कहानियां हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन इनको पढ़ के मुझे तो सच्ची लगी। फैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली है। इसमें रूहान अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर नालदिया में रहता हूँ। ये वाकया आज से तकरीबन 8 साल पहले का है, जब मैं कॉलेज में नया नया आया था। उस वक्त मैं अपने 3 दोस्तों कबीर, अमन और रवि के साथ रहता था। हम सब अक्सर रातों को घूमने निकल जाते थे, खास तौर पर पहाड़ी रास्तों पर। उस इलाके की सड़कें बिल्कुल सुनसान होती, पेड़ों से ढकी हुई, और रात में सिर्फ झींगुर की आवाज़ सुनाई देती थी। एक रात तकरीबन 1:30 बजे हम सब ने प्लान बनाया कि चल थोड़ा ड्राइव पे चलते हैं। माँ हमेशा कहती थी, नवीद, रात में पहाड़ी सड़कों पर मत जाना, वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन उस रात न जाने क्यों दिल बहुत बेचैन था। हम सब ने गाड़ी निकाली और निकल पड़े। हवा बहुत ठंडी थी। धुंध इतनी थी कि आगे 10 फीट से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ड्राइव कर रहा था, कबीर आगे बैठा था और अमन और रवि पीछे हंसी मजाक में मशगूल थे। रास्ते में एक पुराना मोड़ आता है। लोग कहते हैं वहाँ पहले एक औरत की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। मकामी लोग आज भी उस मोड़ से रात के वक्त नहीं गुजरते। हम सब हंसी में उड़ाते थे कि अरे भूत कहाँ होते हैं यार। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ था हमारे साथ। जब हम उस मोड़ के करीब पहुंचे, अचानक गाड़ी के अंदर अजीब सा ठंडा झोंका आया। मैंने सोचा शायद विंडो खुली है, मगर सब बंद थी। फिर कबीर ने आहिस्ता से कहा, नवीद आगे देख, कुछ है। मैंने हेडलाइट्स देखी तो धुंध में एक सफ़ेद सा साया खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस साकित खड़ा था, जैसे किसी ने मूर्ति बना दी हो। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी एक झटके से रुकी। अमन हंसता हुआ बोला, अरे भाई कोई आदमी होगा। लेकिन कबीर ने कांपती आवाज में कहा, ये आदमी नहीं है, देख उसके पांव जमीन से ऊपर हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गौर से देखा, वाकई उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। लाल दुपट्टा, बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स खुद बंद हो गईं। अंधेरा छा गया, सिर्फ धुंध, ठंड और वो साया। कबीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नवीद गाड़ी रिवर्स कर, अभी के अभी। मैंने चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर पीछे से अमन चिल्ला उठा, वो हमारे पीछे आ रही है। मैंने शीशा देखा। धुंध के अंदर वही औरत गाड़ी के पीछे तैर रही थी, जैसे चल नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। उसका दुपट्टा शीशे से लिपट गया। उसी वक्त गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैंने फौरन एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। सब चुप थे। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। करीब 5 मिनट बाद जब हम एक छोटे ढाबे पर रुके तो सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। मैं गाड़ी से उतरा तो महसूस हुआ कि गाड़ी के पिछले हिस्से पर किसी के हाथों के निशान थे, लंबे पतले, जैसे किसी औरत के हों। अरवी ने कहा, यार अभी वापस नहीं जाना चाहिए, सुबह होने दो। हम सब ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं ढाबे के पास गाड़ी पार्क करके बैठ गए। मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। और तब रात के करीब 3:15 पर हमें फिर वही औरत का साया दूर धुंध में नजर आया। उसी ढाबे के सामने सड़क के बीचों बीच। धुंध और बढ़ चुकी थी। हम सब गाड़ी के अंदर बैठे थे, ढाबे के सामने पार्किंग में। कबीर ने सिगरेट सुलगाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अमन बार बार कह रहा था, यार वो क्या था भाई, उसके पांव जमीन पे नहीं थे। मैं चुप बैठा था। दिमाग सुन्न हो चुका था।
रवि ने पीछे की सीट से खिड़की से बाहर झांका और धीरे से कहा, नवीद, वो देख, वो फिर आ गई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जैसे ही पीछे देखा, धुंध के पार वही सफ़ेद साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ नजर आ रहा था। आंखें लाल थीं और मुंह से खून रिस रहा था। कबीर ने फौरन दरवाजे लॉक किए। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। फिर अचानक गाड़ी की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं और वो औरत बिल्कुल हमारे सामने आ गई। उसने शीशे पर जोर से हाथ मारा। हर जोर के साथ गाड़ी हिलती थी। अमन चिल्लाकर बोला, नवीद, भगाओ गाड़ी। मैंने इंजन स्टार्ट किया, मगर गाड़ी फिर बंद हो गई। फिर बाहर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई औरत जोर से हंस कर रो रही हो। हम सबकी सांसें बंद थीं। कबीर ने पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी। अमन के होंठ कांप रहे थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वो हंसी अचानक बंद हो गई। धुंध थोड़ी हटी और हमें लगा शायद वो साया गायब हो गया। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। बाहर निकलकर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के फ्रंट के पास गया, वहां जमीन पर खून के निशान थे, ऐसे जैसे कोई घसीटा गया हो। मैं पीछे हटा ही था कि हवा में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, वापस चले जाओ। मैं एक पल के लिए जम गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। मैं फौरन वापस गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया और इंजन घुमाया। इस बार गाड़ी चल गई। मैंने पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी और तब तक नहीं रुका जब तक हम नालदिया शहर के गेट तक नहीं पहुंच गए। अगली सुबह हम सबके चेहरों पर डर छाया हुआ था। कबीर ने कहा, मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद हमें एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि जिस मोड़ पर हमने वो औरत देखी थी, वहां 5 साल पहले एक शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हुआ था। औरत वहीं मर गई थी, लेकिन उसकी लाश कई दिन बाद नीचे खाई से मिली थी। लोगों का कहना था कि वो रूह आज भी उसी रास्ते पर भटकती है और आने जाने वालों को तंग करती है। हम सबके जिस्म में जैसे खून जम गया। उस वाकये के बाद मैंने कभी रात के वक्त पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आज भी जब कभी सर्द रातों में खिड़की के बाहर धुंध छा जाती है तो मुझे वो लाल आंखें और वो हंसी याद आ जाती है। ये जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने रेडिट से ली है। इसमें विवेक शर्मा बताते हैं कि मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और सच कहूँ तो मुझे घूमने फिरने का, नए नए स्थान देखने का बहुत शौक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई आम ट्रिप नहीं था। वो एक ऐसा तजुर्बा था जिसके बाद मैंने पहाड़ों से, रातों से और खामोश सड़कों से नफरत करना सीख लिया। ये बात 3 साल पहले की है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरी पत्नी राधा और मैंने प्लान बनाया कि हम एक वीकेंड ट्रिप पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। मैंने कहा, राधा चल ना, थोड़ा सा बिजनेस का दबाव भी कम हो जाएगा और तुम्हें भी फ्रेश फील होगा। वो तुरंत मान गई। हमने अपनी कार निकाली और दिल्ली से मनाली के लिए निकल पड़े। रास्ता बड़ा खूबसूरत था। पहाड़, नदी और सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे। हम दोनों हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। मैं म्यूजिक लगा देता, वो गाने गुनगुनाती। सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मौसम अचानक बदल गया। बादल छा गए, धुंध फैलने लगी और सड़क पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। राधा ने कहा, विवेक, लगता है हमें आज किसी जगह रुक जाना चाहिए। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने मोबाइल में नेट देखा, मगर सिग्नल गायब था। मैंने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई होटल या लॉज मिल जाए। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे पर एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, अमन गेस्ट हाउस, 2 किलोमीटर आगे। हमने सोचा यही ठीक रहेगा, रात वहीं गुजारी जाए। जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो वो जगह कुछ अजीब सी खामोश थी। इमारत काफी पुरानी लग रही थी, जैसे बरसों से मरम्मत न हुई हो। बारिश भी शुरू हो गई थी, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कार पार्क की और अंदर गया।
रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। मैंने पूछा, भाई साहब, 2 लोगों के लिए एक रूम चाहिए, एक रात के लिए। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, रूम तो है, मगर सर यहाँ आजकल रात को कोई नहीं रुकता। मैं चौंका। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, साहब आप बिजनेसमैन लगते हैं, समझदार भी। बेहतर होगा कि सुबह तक गाड़ी में ही रुक जाएं। राधा ने कहा, विवेक चलो कहीं और चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। मैंने सोचा कि बाहर बारिश भी हो रही है और पता नहीं अगला होटल कितना दूर हो, तो मैंने राधा से कहा, आज रात यहीं रुक लेते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिरकार हमने वहीं एक रूम ले लिया। रूम साफ तो था, मगर अंदर जाते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, लकड़ी की खिड़कियां जिनसे हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। खैर, हमने सामान रखा और चाय मंगवाई। मुलाजिम चाय ले आया, मगर जाते वक्त कुछ देर हमें घूरता रहा, जैसे कहना चाहता हो, यहां से चले जाओ। रात लगभग 11 बजे के करीब हम सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने लाइट बंद की और जैसे ही आंखें बंद की, खिड़की के बाहर से किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा राधा ने कुछ कहा होगा, मगर वो तो सो रही थी। मैंने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और पेड़ों के साए। मैं वापस बिस्तर पर आया, लेकिन फिर वही आवाज। इस बार वो कुछ कह रही थी, जैसे, इतनी देर से क्यों आए? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने टॉर्च ऑन की और पूरा कमरा देखा। कुछ नहीं। राधा भी जाग गई थी। उसने डरी हुई आवाज में कहा, विवेक, बाहर कोई औरत हंस रही है क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं, शायद हवा की आवाज हो। लेकिन सच बताऊं, उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। हर कुछ देर बाद ऐसा लगता जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा हो, चुपचाप, धीरे धीरे। सुबह जब हम नीचे उतरे तो वहीं बूढ़ा आदमी मौजूद था। उसने हमें देखा और बोला, शुक्र है आप दोनों ठीक हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, इस गेस्ट हाउस में पिछले साल एक जोड़ा ठहरा था। बीवी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहते हैं वो अब भी यहाँ के कमरे के बाहर हंसती है और लोगों को तंग करती है। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरी जबान जैसे बंद हो गई थी। मैंने जल्दी से बिल अदा किया और वहाँ से निकलने लगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मगर दिल में डर का एक साया बैठ गया था और हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हम पहाड़ के दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता बहुत सुनसान था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस धुंध, ठंडी हवा और दूर पहाड़ों की चोटियाँ। कुछ देर बाद हमें एक छोटा सा चाय का स्टॉल नज़र आया। मैंने गाड़ी रोकी और चाय पीने लगा। वहाँ एक स्थानीय आदमी बैठा था। मैंने मजाक में कहा, भाई, यहाँ के लोग रात को हंसते भी हैं क्या? वो चौंक कर मेरी तरफ देखता है और बोला, साहब, आप कल रात अमन गेस्ट हाउस में रुके थे क्या? मैंने कहा, हाँ, क्यों? उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। साहब, वहाँ मत रुका करें, वो जगह मनहूस है। पिछले साल वहाँ एक मियाँ बीवी आए थे। बीवी नीचे वादी में फिसलकर मर गई थी, मगर लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी अपने पति को ढूंढती है। जो भी जोड़ा वहाँ रुकता है, उसके आसपास अजीब चीज़ें होने लगती हैं। राधा का चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने तुरंत बिल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। हम चुपचाप घर वापस आ गए और फिर ये इरादा किया कि कभी दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे।